गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम जो है साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको साइंस के चैप्टर नंबर 2 के नोट्स और कुछ दो लेक्चर हमने आपको दिए, जिसमें पहले लेक्चर्स में हमने आपसे जिक्र किया था। पहले लेक्चर में एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एसिड के टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, ये हमने बताया पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने बेस के बारे में भी जिक्र किया था, प्रॉपर्टीज़, टाइप्स और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में बताया था। एक हमारे पास टॉपिक था इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जो थे क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि पहले ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो 3 टॉपिक देख रहे हैं, इसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और बाकी ये जो आपका सेकंड लेक्चर जो था इसका, ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट के बारे में, जिसमें सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीओपी, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। इन दोनों 5-6 ये जो थे 1 2 3 4 5 6 सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जाएंगे सॉल्ट क्या होते हैं और पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट क्या चीज़ होती है, तो सॉल्ट के बारे में समझते हैं। तो सॉल्ट की जब हम बात करते हैं, सॉल्ट एक सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बने। किससे? एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कर देते हैं, इसकी जब हम रिएक्शन कर देते हैं, तो एसिड बेस की रिएक्शन से 2 चीज़ें बन के सामने आती हैं। एक निकलता है वाटर, एक क्या होता है आपका सेपरेट हो जाता है वाटर, और दूसरी जगह जो हमारे पास जो सेपरेट होता है वो होता है सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट नहीं है, इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। तो रिएक्शन से 2 चीज़ें बनती हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से, एक सॉल्ट और एक वाटर। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिड और बेस को लेकर। तो एग्जांपल में जैसे कि हमारे पास एसिड हो गया, एक एसिड तो हो जाता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ठीक है, और ये आपका बेस है। तो एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन करेंगे तो वाटर बाहर कर दो, पहले H2O वाटर बाहर कर दो, यानी कि ये हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन और वाटर है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर में। तो OH और ये H वाला गया, बचा क्या, Na बचा और यहाँ से Cl बचा, तो ये बन गया सोल्ट NaCl। ठीक है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा और ये आपका लिक्विड में होगा। ठीक है, और ये जो दोनों एसिड हैं ये दोनों सॉल्यूशन में होंगे एक्वस में, और ये भी सॉल्यूशन होगा एक्वस में। यानी कि हमें ये पता चल गया एसिड एक्वस में लिया है, बेस भी एक्वस में लिया है। एक्वस AQ जिसे हम एक्वस बोलते हैं। ठीक है, एक्वस मतलब होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एसिड और बेस दोनों का हमने सॉल्यूशन लिया, और दोनों को जब हमने मिला दिया तो मिलाने पे वाटर अलग होएगा। हमने बताया कि एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा, NaCl, जिसे हम क्या बोलेंगे, सोल्ट बोलेंगे। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। दूसरे तरीके की जब हम बात करते हैं तो दूसरा तरीका हमारे पास आता है कि कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, एसिड हो या फिर बेस हो, एसिड या बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है और बचेगा क्या, सॉल्ट। क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा, SaLt सॉल्ट। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं, एग्जांपल में हम लेते हैं कैल्शियम है, ठीक है, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये मेटल हो गया, ठीक है, और ये आपका एसिड हो गया। मेटल और एसिड को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बाहर कर दो, यानी ये हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, बचा क्या, कैल्शियम और एक बचा क्लोराइड। तो ये बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये गैस फॉर्म में बाहर उठ जाएगी, ये एक्वस सॉल्यूशन में बचेगा। ये सॉलिड था और ये एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये था आपका मेटल और एसिड के बीच की रिएक्शन, मेटल और एसिड के बीच की रिएक्शन, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ करके, अभी हमने मेटल की रिएक्शन किससे करी, एसिड से ना, अब मेटल की रिएक्शन हम किससे करके देखते हैं, बेस से। तो आप देखिए, ये आपका मेटल हो गया, ये सॉलिड है, और ये बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो गया। ठीक है, इसे
हम रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकालनी है आपने, और बनेगा क्या, Na2ZnO2, जिसे हम बोलते हैं Na2ZnO2। इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला क्या था, कैल्शियम क्लोराइड, ये ऊपर वाला, और ये सोडियम जिंकेट है। ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमने कौन सा लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड। ये कैल्शियम है, ये जिंक है। ठीक है, तो ये हमने एक बार क्या किया, हमने मेटल की रिएक्शन एसिड से करी, मेटल और एसिड को बना सोल्ट और हाइड्रोजन। और एक बार हमने क्या करी, बेस की मेटल के साथ करी, बेस और मेटल को आपस में बना के हाइड्रोजन और सोल्ट बना। ठीक है, तो ये भी एक्वस में था। तो इस तरीके से हमारे ये 2 मेथड हो गए हैं सोल्ट बनाने के। कितने मेथड, 2 मेथड। आगे अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में हम बात करते हैं, तीसरा मेथड जो रहता है वो रहता है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी ले लो। और इसकी रिएक्शन चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है, इसकी रिएक्शन हम करेंगे एसिड से। किससे, एसिड से। तो बनेगा क्या, सोल्ट बनेगा, प्लस में वाटर अलग करना है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग कर देनी है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ऐसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये सॉल्यूशन था, ये सॉलिड था, और हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ये सोल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। बैलेंस, ये NaCl है। बैलेंस करने के लिए हम इधर 2 और आपका एक इधर 2 लगाएंगे। ठीक है, दोनों के बैलेंसिंग की हमने। देखिए बना कैसे हुआ मैं बता देता हूँ एक बार आपको। जैसे कि आप देखेंगे, ये दोनों चीज़ें तो पहले लिख देनी है आपने, क्योंकि ये दोनों लिख देनी है। बचा हुआ ये होता है सोल्ट। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन ये अलग कर दो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन अलग कर दो। बचा क्या, सोडियम, और एक बचा क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये बन जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन हम इसी से करते हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दोनों की रिएक्शन एसिड से करके देना। एक बार कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट, जो कि सोडियम कार्बोनेट था, और एक बार क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, NaCl बनेगा, इसमें भी एक्वस में, वाटर नहीं बनेगा लिक्विड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 ये गैस में बनेगी। ठीक है, ये 2 बैलेंसिंग करने के लिए लगाना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास थे 3 फॉर्मूलेस। आगे हम बात करते हैं चौथा फॉर्मूला कि मेटल अगर कोई ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हमें एसिड के साथ कैसे करनी है। मेटल ऑक्साइड कोई भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है तो एसिड से रिएक्ट होने के लिए हमें क्या करना है, सोल्ट बनेगा और H2O निकालना है, सोल्ट और H2O। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो वाटर तो अलग कर दो, यानी कि H अलग हो गया और O अलग हो गया, बचा क्या, कैल्शियम और एक बचा क्लोराइड, तो CaCl2। ठीक है, ये आपका एक्वस होगा, ये आपका एक्वस होगा, ये आपका सॉलिड होगा और ये आपका लिक्विड होगा। तो एक चीज़ का एक इसमें ध्यान देना है कि बैलेंस ये कैसे बनता है। मैंने बताया कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो क्या बना था, वाटर, तो वो तो बन गया अलग, बचा क्या, एक कैल्शियम और एक बचा था क्लोराइड, तो इससे बनता है कैल्शियम क्लोराइड। ये कई बच्चे क्या करते हैं, CaCl लिख देते हैं, गलत। हमें क्या करना है, Ca से और Cl से एक फॉर्मूला देखना है क्या बनता है। तो CaCl से फॉर्मूला बनता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये गलत रहेगा और ये सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों से फॉर्मूला देखना हमें क्या बनना है। ठीक है, हमें ये देखना है। तो अब बैलेंसिंग करने के लिए देखिए, Ca एक एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो हमने क्या किया, इधर 2 लगा दिए।
तो जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 2, हाइड्रोजन 2। क्लोराइड कितने हैं, क्लोराइड 2 है, तो 2 इधर आगे लगाओ तो क्लोराइड कितने हो गए, 2 हो गए। कैल्शियम कितना आपका 1, कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हो जाते हैं आपके सोल्ट बनाने के। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई मान लो नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर ले, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये 5वें नंबर की बात है। नॉन मेटल ऑक्साइड अगर कोई बेस के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बनेगा, तो बेस के साथ रिएक्शन करने पे वो आपका सेम वैसे ही बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर अलग कर देगा। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में जाएगा। एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक तरीके का बेस है। ये क्या है, एक तरीके का बेस है, ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में है। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करने पे वाटर तो अलग कर दो गैसेस फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा और ऑक्सीजन चला जाएगा, बचेगा क्या, एक कार्बन बचेगा और एक क्या बचेगा, कैल्शियम। कैल्शियम और कार्बन से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने रिएक्शन सीखी थी कि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शंस आपकी होएगी। नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो ये 5 तरीके का फॉर्मेशन था सोल्ट बनाने का, कि इन 5 तरीके से हम क्या करते हैं, सोल्ट बना सकते हैं। आगे हमारे पास जो बात करते हैं एक पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें पता है जब हम कोई एसिड को पानी में घोलते हैं तो हम कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन बोलो, कई जने इसको H पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, H पॉजिटिव AQ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देंगे या हाइड्रोनियम बोल लो आप, ठीक है, तो बचेगा क्लोरीन, तो ये क्लोरीन को सेपरेट कर देगा। इसी तरीके से जब आप कोई बेस होता है, बेस को जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं बेस में, तो बेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा और बाकी जो बच जाएगा सोडियम मेटल वो क्या कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, तो ये एसिड था कि एसिड को पानी में घोलने पर, एसिड अगर पानी में घोलते हैं, वाटर में अगर घोलते हैं तो कौन सा आयन निकलता है, हाइड्रोजन आयन, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, एक बोलो। और ये बेस है, बेस को जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस। और ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरीके से आयन आपके ये प्रोड्यूस होते हैं। तो बात करते हैं बेस की और बात करते हैं एल्कली की। ठीक है, बेस ये होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप देख रहे हैं, ये बेस है, ये क्या है, बेस, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। एल्कलाइज भी यही होते हैं, एल्कलाइज भी एक तरीके के बेस ही होते हैं, इसमें भी हाइड्रोक्साइड। लेकिन एल्कलाई में एक फ़र्क होता है, वो फ़र्क क्या होता है, एल्कलाई में एक्वस लगा होता है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, एल्कलाई एक्वस फॉर्म में होते हैं। ऐसे बेस इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म, ऐसे बेस जो एक्वस फॉर्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई बोलते हैं। और बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो उसमें कौन सा आयन होता है, OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, जो कंटेन होता है, जिनमें OH नेगेटिव आयन कंटेन होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट की हम बात करते हैं और वो पॉइंट हम आपको बुक में दिखाना चाहेंगे कि आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, वो कह रहे हैं कि जब हम द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस, जब हम एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं, एसिड और बेस को किस में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। हमें इस तरीके का जब एसिड जब हम पानी में डालते हैं, जैसे एग्जांपल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में मिलाया जाता है
तो पानी में बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए, आराम आराम से, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी में गिरता जाएगा वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती जाएगी। हो सकता है बहुत तेज़ स्प्लैश भी हो सकता है बहुत तेज़ी से मिक्सचर में मिलते ही, तो इससे हो सकता है आग भी लग सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जल भी सकता है। हो सकता है कई बार जो है ज़्यादा एसिड और पानी का कंसंट्रेशन पर्याप्त मात्रा में एक अनबैलेंस अगर हो जाए, तो ज़्यादा या कम हो जाए, तो इससे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो कांच का कंटेनर फट भी सकता है उस गर्म की हीट की वजह से भी। तो हमें इस तरीके के एसिड को पानी में मिक्सचर करते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। दे रखा है जब भी हम एसिड को या बेस को पानी में घोलते हैं, तो पानी में घोलते ही क्या होएगा, उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, यानी कि जो उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो पावर होती है, कौन सी पावर, हाइड्रोजन, एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन और बेस है तो OH आयन, या तो आपका हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड से ये वाला हो गया और बेस से ये वाला हो गया। पानी में घोलने पर इनके अंदर इन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, आयन्स की जो पावर होती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन प्रोसेस। डिल्यूशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिल्यूशन बोलते हैं। डिल्यूशन की वजह से एसिड और बेस जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन, जो आयंस की पावर है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं, और ऐसे एसिड और बेस जब पानी में घोल देते हैं तो ऐसे एसिड और बेस को डिल्यूटेड एसिड और डिल्यूटेड बेस के नाम से जाना जाता है। नाउ अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है पीएच स्केल। कौन सा स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में जो पी शब्द है इसका मतलब होता है, जर्मन भाषा में इसे बोलते हैं पोटेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंस। हमारी भाषा में इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसपे 1 से लेके 14 तक डिजिट लिखी होती है, 1 से 14 तक, जिसमें बीच में 7 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे आपका 14 होता है। 7 से 14 तक जिसकी पीएच वैल्यू हो, ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से 14 आए तो वो हो जाएगा बेस, और ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच वैल्यू 1 से 7 आए वो हो जाएगा आपका एसिड, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 है उसे बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। जैसे पानी जो होता है इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7, तो ये न्यूट्रल होता है। तो ये पीएच वैल्यू है जिससे हमें क्या पता चलता है, एसिड और बेस को जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है, आइडेंटिफाई। हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, वो भी किससे बताता है, अपनी पीएच वैल्यू से। किससे, पीएच वैल्यू से। पीएच वैल्यू 1 से 14 तो एसिड, और 7 से 14 तो 1 से 7 एसिड और 7 से 14 बेस, और 7 पे न्यूट्रल। तो इस तरीके का स्केल होता है। मैं आपको स्केल दिखा देता हूँ, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये स्केल है जिस पे आपका 0 है, सॉरी यहाँ 1 नहीं 0 से है। ठीक है, ये 0 से आप ये देखेंगे, 0 से ये जो 7 पे न्यूट्रल है, 0 से 7 के बीच में एसिड है। क्या है, एसिड। ठीक है, इसमें H पॉजिटिव यानी कि एसिड वाला आयन ज़्यादा है, और इस वाले में देखेंगे 7 से 14 में OH नेगेटिव वाला पार्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे बेस ज़्यादा है। यानी इतने हिस्से में एसिड ज़्यादा है, बेस कम है, और इस हिस्से में एसिड कम है और बेस ज़्यादा है। तो ये कौन सा स्केल हुआ आपका, पीएच स्केल। पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पीएच स्केल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस में हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी सोइल का इम्पोर्टेंस। सोइल की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू वो आपकी 5.5 के अराउंड होनी चाहिए, अप्रोक्स 5.5 की, 5.5 तक होनी चाहिए सोइल की पीएच वैल्यू, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम। अगर पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो इससे या तो एसिड ज़्यादा हो जाएगा सोइल में, या फिर बेस ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए, जो मिट्टी के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होएगी वो इसमें नहीं हो पाएगी, और पेड़ पौधों को ये काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। इसलिए सोइल की पीएच वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बॉडी की। हमारी जो बॉडी जो होती है उसकी जो पीएच वैल्यू जो होनी चाहिए, पीएच वैल्यू 7.0 से लेकर 7.8 में होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी के पीएच वैल्यू इससे कम या ज़्यादा होते हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं और हम अपना काम ढंग से नहीं कर पाते, और हमें जो है कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि हम काफ़ी एक्टिव फील नहीं करते। ठीक है, हम नॉट वेल फील करते हैं, हम अपने आप को अनहेल्थी फील करते हैं अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.8 के बीच में ना हो तो। इसके अलावा रेन वाटर की बात करते हैं। रेन वाटर की जो पीएच वैल्यू है
रेन वाटर की पीएच वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, 5.6 से कम, 5.6 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो रेन वाटर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर रेन वाटर में एसिड बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि एसिड रेन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और एसिड रेन से हमारी लाइफ और एक्वेटिक लाइफ दोनों ही प्रभावित होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं, हमारे पेट में क्या होते हैं, स्टमक होता है। स्टमक के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एसिड निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे पेट में हमें पेन होने लगता है। क्या होने लगता है, पेन, ठीक है। हमें एसिडिटी होती है जब ज़्यादा मात्रा में, जब HCl एसिड प्रोड्यूस होने लगता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वीक बेस, कौन सा बेस, वीक बेस खाना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम ब्रैकेट में हम बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक तरीके की एंटासिड है। क्या है, एंटासिड, मतलब एक तरीके की औषधि है, एक तरीके की दवाई है। जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमें बेस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि बेस खाने से हमारा वो एसिड का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बेकिंग सोडा घर में उपचार कर सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, एक एंटासिड होती है, एक दवाई होती है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा टूथ डिके की बात करते हैं। टूथ डिके में हम बात करते हैं हमारे जो माउथ का जो पीएच वैल्यू होती है, माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 तक होनी चाहिए। 5.5 से अगर कम हो जाएगी तो हमारे दांतों के अंदर, मुंह के अंदर एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ने से हमारे दांत जो किसके बने होते हैं, दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये दांत जो सबसे कठोर होते हैं, पानी में घुलते भी नहीं, हमारे शरीर का सबसे कठोर चीज़ होती है। तो जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए दांत ये नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा एसिड बनने से ये ख़राब हो जाएंगे। तो हमें कैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, बेसिक टूथपेस्ट जैसे बबूल, डाबर लाल, दंत मंजन, इस तरीके के टूथपेस्टों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो एसिड बढ़ रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकें। एक इम्पोर्टेंस और बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, वो लास्ट इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, जगह नहीं है थोड़ी सी, यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। तो इम्पोर्टेंस वो लास्ट है, वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने देखा हुआ कई तरीके की, जैसे कि आंट होती है या बी होती है, मधुमक्खी या चींटी वगैरह होती है, ये जब हमें काट लेती है तो हमारे शरीर में मेथेनोइक एसिड, कौन सा, मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है। मेथेनोइक एसिड जब हमारे शरीर में छोड़ देगी तो हमें दर्द अनुभव होता है, जलन होने लगती है। तो हमें उससे क्या करना चाहिए, उससे आराम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई बेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जो कि एक वीक बेस है, और इस बेस से इस मेथेनोइक एसिड का जो असर होएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। आगे एक बात करते हैं, हम बुक में दिखाते हैं नेटल पौधे की। तो आप ये देख रहे हैं, ये एक पौधा है, नेटल नाम का पौधा पाया जाता है, ठीक है, नेटल पौधा है। ये पौधा जो होता है ज़्यादातर जंगली पौधा है ये, ठीक है। इस पर पत्तियाँ जो होती हैं, इस पर डंक जैसे बाल होते हैं इसकी पत्तियों में। जब हम इसे छू लेते हैं तो हमारे शरीर में ये कौन सा एसिड छोड़ देता है, मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है। कौन सा, मेथेनोइक एसिड, जिससे कि काफ़ी पेनफुल होता है, टच करने पे हमें जो है काफ़ी जलन महसूस होती है। तो इससे बचाव करने के लिए क्या करें, तो बचाव करने के लिए अगर हमारे पास एक प्राचीन उपचार है, वो क्या है कि जहाँ पे ये प्लांट पाया जाता है आपका नेटल पौधा, तो उसी के साथ में एक डॉग प्लांट पाया जाता है। कौन सा, डॉग प्लांट भी जो है जंगली प्लांट है, जो कि इसके बगल में ही पाया जाता है ज़्यादातर नेटल पौधे के। अगर हम इनकी पत्तियों को, लीव्स को अगर हम रबिंग कर लें उस एरिया पे जहाँ पर उसने डंक लगा, जहाँ पे नेटल पौधे की पत्तियाँ चुभी है, तो हमें जो है इस एसिड से हमें क्या कहते हैं, रिलीफ मिलेगी, हमें एक आराम मिलेगा। और क्योंकि ये डॉग नाम की पत्तियाँ जो होती हैं, इनमें एक तरीके का बेस होता है, बेस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है। आगे देखिए किसमें कौन कौन सा एसिड होता है। विनेगर है, सिरका, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड।
दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, मधुमक्खी बी वगैरह होती है आंट में मेथेनोइक एसिड, नेटल के डंक में मेथेनोइक एसिड। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है इसके नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी आप इस चैप्टर का सिर्फ ये लेक्चर को ध्यान से अटेंड करें। थैंक यू सो मच।